हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वैल्यूएशन एनालिसिस करना सिखाऊंगा कि हम उन कंपनीज को कैसे वैल्यू करें जहाँ पे हम सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यू कर सकते हैं। तो एसओटीपी वैल्यूएशन या सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन का क्या मतलब होता है कि देयर आर बिजनेसेस जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स होते हैं। एंड उन बिजनेसेस में जब डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स होते हैं तो हम डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स को डिफरेंट वैल्यूएशन अस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कि आपका जो फेवरेट केक है वो चीज़ केक है। एंड मैं आपको एक पूरा केक देता हूँ। जैसे अगर उस केक में 4 पेस्ट्रीज़ हैं तो एक ब्लैक फॉरेस्ट केक की है, एक आपके चॉकलेट ट्रफल केक की है, एक आपका चीज़ केक है उसमें से एंड एक आपका चॉकलेट ओरियो केक है। तो आपकी जो प्रेफ़रेंस है, आप प्रेफ़रेंस के हिसाब से उस केक के लिए डिफरेंट प्राइस देंगे। शायद से अगर मैं आपको उसमें से सिर्फ़ चीज़ केक की पेस्ट्री ऑफ़र करूँ, यू विल बी वांटिंग टू गिव अ हायर वैल्यूएशन और अ हायर प्राइस फॉर इट। सिमिलरली अगर आपको ब्लैक फॉरेस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो आप ब्लैक फॉरेस्ट के लिए कुछ भी आप बहुत कम वैल्यूएशन देना चाहेंगे। अगर आपको ट्रफल फिर भी ठीक लगता है, तो ट्रफल के लिए ओके-ओके वैल्यूएशन भी दे सकते हैं। एंड अगर आपको चॉकलेट ओरियो केक बहुत ही बेकार लगता है, तो शायद से आप उसके लिए ब्लैक फॉरेस्ट से भी कम वैल्यूएशन देंगे। तो ऐसा ही कंपनीज़ में होता है, जहाँ पे कंग्लोमेरेट टाइप स्ट्रक्चर्स हो। द बिज़नेसेस व्हिच हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग एंटिटीज़, जहाँ पे कंपनी डीमर्ज करने वाली हो या उन कंपनीज़ को लिस्ट करने वाली हो या उन कंपनीज़ का आईपीओ आने वाला हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन, इसको हम एसओटीपी फ्रेमवर्क कहते हैं। तो सिमिलरली अगर आपने पास्ट में आईटीसी का एग्जांपल देखा हो, तो आईटीसी का सिगरेट बिज़नेस को अलग से लोग वैल्यू करते हैं, होटल बिज़नेस को अलग से वैल्यू करते थे, कंज्यूमर बिज़नेस को अलग से वैल्यू करते हैं, पेपर एंड पैकेजिंग बिज़नेस को अलग से वैल्यू करते हैं, स्टेशनरी बिज़नेस को अलग से वैल्यू करते हैं, एग्री कमोडिटी बिज़नेस को अलग से वैल्यू करते हैं। सिमिलरली अगर आप एसआरएफ का एग्जांपल लेते हैं, तो एसआरएफ में भी यही होता था कि आप स्पेशलिटी केमिकल बिज़नेस को अलग से वैल्यू करते हैं। उसके अंदर जो पैकेजिंग का बिज़नेस था बॉब बुपेट का, उसको अलग से वैल्यू करते हैं। एंड फाइनली जो उसमें टेक्निकल टेक्सटाइल का बिज़नेस था, उसको अलग से वैल्यू करते हैं, बिकॉज़ स्पेशलिटी केमिकल में ग्रोथ थी, पैकेजिंग बिज़नेस सिक्लिकल था एंड जो टेक्निकल टेक्सटाइल बिज़नेस था वो 8 या 9 टाइम्स पी रेशियो डिज़र्व करता था। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क कि एसओटीपी वैल्यूएशंस। यहाँ तक अगर आप और भी एग्जांपल्स देंगे, अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की बात करते हैं, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप में भी महिंद्रा फाइनेंस को अलग से वैल्यू करेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा के कोर ऑटो बिज़नेस को अलग से वैल्यू करेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्टेक को टेक महिंद्रा में अलग से वैल्यू करेंगे, राइट? सो अगेन जो महिंद्रा एंड महिंद्रा जितनी भी एंटिटीज़ ओन करते हैं, सबकी वैल्यूएशन अलग होगी और एंड में एक बन के आएगा एसओटीपी वैल्यूएशन, कि सम ऑफ द पार्ट्स को आपने जब टुगेदर जॉइन करा, तब आप उसको वैल्यू कर पाएँगे। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूँ। नाउ सपोज करते हैं एक कंपनी है जिसका आज प्रॉफिट 100 रुपीज़ का है। अब 100 रुपीज़ में से उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सपोज करते हैं होटल इंडस्ट्री से 20 रुपीज़ का आता है, राइट? तो अगर कंपनी का आज अगर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो 20 रुपीज़ का होटल से आ रहा है। व्हेरेas 30 रुपीज़ का प्रॉफिट पैकेजिंग बिज़नेस से आता है एंड 50 रुपीज़ का प्रॉफिट उस कंपनी का केमिकल से आ रहा है। तो केमिकल में जब हमने जाके पी मल्टीपल्स देखे, तो देखा कि 20 टाइम्स की पी रेशियो इसके 50 रुपीज़ के प्रॉफिट को मिल सकती है, तो 1000 रुपये का मार्केट कैप केमिकल बिज़नेस से हो गया। राइट? जब पैकेजिंग बिज़नेस में जाके देखा, तो वहाँ पे 30 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा था पैकेजिंग से, पर पैकेजिंग में देखा कि 10 का पी रेशियो मिलता है। तो पैकेजिंग को हमने 30 इंटू 10 करा, तो 30 300 वहाँ से कर दिया, तो 1300 हो गया। व्हेरेas होटल बिज़नेस में जाके देखा, तो वहाँ पे देखा 20 का पी रेशियो मिलता है, तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो वहाँ से सपोज़ करते हैं 400 रुपए का इनका मार्केट कैप हो गया, लाइक सो मतलब 20 रुपीज़ का प्रॉफिट इंटू 20 का पी रेशियो, तो 1700 की मार्केट कैप हुई उस कंपनी की। अब क्योंकि उस कंपनी में 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, तो हम एंड में क्या करेंगे कि हम कंपनी को एक डिस्काउंट भी देंगे एंड जैसे ही हम कंपनी को डिस्काउंट देंगे, वो डिस्काउंट 20% हो सकता है, 30% हो सकता है। बट यहाँ पे अगर हम 20 या 30% लेके चलते हैं, तो ओवरऑल मार्केट कैप 14 टू 1500 पे आएगी। तो ये डिस्काउंट क्यों मिलता है? इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी डिस्काउंट और कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट। तो जिन बिज़नेसेस में मल्टीपल बिज़नेस सेगमेंट्स होते हैं, वहाँ पे जनरली ये डिस्काउंट रहता है। सेकेंडली ये कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट कहाँ रहता है? जब होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर हो। तो यहाँ पे मैं आपके सामने स्क्रीन में बहुत सारी होल्डिंग कंपनी चला रहा हूँ। बजाज होल्डिंग्स, कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स, टाटा इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ तक जेएसडब्ल्यू की आप होल्डिंग कंपनी देखते हैं। आप यहाँ तक कामा होल्डिंग्स देखते हैं, राइट? कामा होल्डिंग्स के बाद अगर आप चोलामंडलम फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट देखते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो मल्टीपल कंपनीज़ का एग्जांपल देख रहे हैं, तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट दिया जाता है। इवन दो इनके अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू कुछ है, बट होल्डिंग कंपनी की वैल्यू, क्योंकि ये कांग्लोमरेट डिस्काउंट है, वो चलता है। होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट क्यों एग्जिस्ट करता है? इसका सिंपल रीज़न है। सपोज़ करते हैं आज एक कंपनी है इश्मोइत अरोड़ा कॉर्पोरेशन, एंड इश्मोइत अरोड़ा कॉर्पोरेशन एक होल्डिंग कंपनी है जिसके पास 15-20 लिस्टेड कंपनीज़ में स्टेक है, 20 कंपनीज़ में स्टेक है मेरे पास। किसी कंपनी में 60% स्टेक है, किसी कंपनी में 70% स्टेक है, राइट? तो मैं स्टेक मोनेटाइज़ नहीं करने वाला कभी, राइट? बट अगर आप उन 20 के 20 स्टेक्स को ऐड करते हैं, तो मेरी कंपनी की वैल्यू 2000 रुपीज़ आती है। बट मेरी कंपनी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रही है 800 रुपीज़ पे। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 60% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा हूँ टू माय अंडरलाइंग होल्डिंग्स। अब ऐसा क्यों होता है?
बिकॉज उन स्टेक्स को कभी मैं सेल करके अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देने वाला। तो दिस इज द रीजन वाई अ होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट एग्जिस्ट। तो अब हमारा एसओटीपी एनालिसिस, कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट, होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट, ये 3 चीज़ें क्लियर हुई। आज मैं आपके साथ एक वैल्यूएशन एक्सरसाइज करूंगा, जो एक ब्रीफ वैल्यूएशन एक्सरसाइज होगी ऑन द बिजनेस ऑफ ईडलवाइज। तो ईडलवाइज का बिजनेस रिसेंटली हमारी ट्रैकिंग लिस्ट में आया। रीजन बीइंग, हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने जेएम फाइनेंस वर्सेस मोतीलाल वर्सेस ईडलवाइज करा। बिकॉज वन ऑफ द इन्वेस्टर्स दैट वी रिस्पेक्ट, दैट इज अबैकस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, तो उन्होंने एक ब्लॉक डील करी थी स्टॉक में, तो हमारी स्क्रीनिंग के अंदर आया। एंड अब हम यहाँ पे एक बार एक एसओटीपी वैल्यूएशन करेंगे समझने के लिए कि ईडलवाइज का बिजनेस, जिसमें एक ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है, एनबीएफसी का बिजनेस है, एक आपका म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, एक जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है, लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है और एआरसी का बिजनेस है, एंड एक हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है। तो ये 6-7 बिजनेस यूनिट्स को हम सेपरेटली वैल्यू करेंगे, एक बारी एसओटीपी एनालिसिस करेंगे और आपके साथ में वो एक्सेल शीट भी शेयर कर दूंगा कि आप अपनी खुद की असम्पशंस के साथ प्ले कर सकते हैं। प्योर पर्पस ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम माई साइड इज टू टीच यू कि एसओटीपी एनालिसिस कैसे चलता है। रेस्ट यू कैन यूज द शीट, प्ले अराउंड विद द नंबर्स एंड यू कैन ब्रिंग एन नंबर ऑफ थॉट प्रोसेसेस कि आपको उस बिजनेस बारे में कैसे सोचना है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। इफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस कि आज आप कुछ नया सीखने वाले हैं, तो डू ड्रॉप अ लव एसओआईसी इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर दैट यू स्मैश द लाइक बटन एंड यू सब्सक्राइब टू द चैनल। इसके साथ मैं आपके साथ सीधा एक्सेल शीट पे स्टार्ट करता हूँ कि कैसे हम एसओटीपी एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे हम ईडलवाइज को वैल्यू करना सीखते हैं एक साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक चीज हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ईडलवाइज के 7 बिजनेस सेगमेंट्स हैं। कौन कौन से 7 बिजनेस सेगमेंट्स है? एक ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट है, एक म्यूचुअल फंड है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस है, एक एनबीएफसी बिजनेस है, हाउसिंग फाइनेंस है, जनरल इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है। तो ईडलवाइज करेंटली एक होल्डिंग कंपनी के स्ट्रक्चर के अंदर है, अगर हम इसको समझें, जहाँ पे ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट्स में जैसे एआईएफ्स हो गए या फिर बेसिकली डेट प्रोडक्ट्स हो गए या फिर ग्रीन एनर्जी के एसेट्स लेके इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इनकम ऑफर करना या टोल रोड्स लेके इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड इनकम ऑफर करना। तो जो भी ऑल्टरनेटिव एसेट्स होते हैं वो यहाँ पे बिजनेस है। तो टिपिकली एक म्यूचुअल फंड बिजनेस से ऑल्टरनेटिव एसेट बिजनेस में फी इनकम ज्यादा होती है, माने एक्सपेंस रेशियो इन प्रोडक्ट्स की ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फी इनकम जो बनती है दैट इज मच हायर देन द म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो ऑल्टरनेटिव एसेट बिजनेस में ईडलवाइज का 100% अभी स्टेक है। अगेन जस्ट बी विद मी, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में सिखाऊंगा कि आज ईडलवाइज का 100% स्टेक है एंड Q1 में 56 करोड़ का पैट था, वेरएज फुल ईयर FY25 में 230 ऑड करोड़ का पैट ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट में था। फिर है एक म्यूचुअल फंड बिजनेस। अब म्यूचुअल फंड बिजनेस में कंपनी का जो बेसिकली 100% स्टेक है, अभी रिसेंटली डाइवेस्ट हुआ है, तो एक प्राइवेट इक्विटी है वेस्टब्रिज करके, जिसने आके इन्वेस्ट करा है। तो म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है इनका डेट और इक्विटी प्रोडक्ट का है। डेट अभी डोमिनेंट पार्ट है, तो इनका आई थिंक AUM कुछ 1,40,000 ऑड करोड़ का है, जिसमें से 72,000 करोड़ जो इनका AUM है दैट इज फ्रॉम डेट। तो डेट में भी पैसिव डेट प्रोडक्ट्स है, जैसे एक इनका डेट प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ भारत ETF, जिसमें CPSUs की डेट है। सो दैट इज वन ऑफ द फंड्स दैट दे हैव। तो एकदम पैसिव इंडेक्स फंड है डेट के लिए। तो डेट में इनका यील्ड थोड़ा सा कम है, तो डेट वाले पोर्शन को कम वैल्यूएशन मिलेगा वर्सेस इक्विटी, तो हम देखेंगे। बट सेकंड बिजनेस इनका म्यूचुअल फंड में है। थर्ड बिजनेस इनका एसेट रिकंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे ये जो लोन्स खराब होते हैं, जो एनपीएस होते हैं, तो उनको टेक ओवर करके उनको उन मतलब बैंक से लेके उस एसेट की रिकवरी करके उसमें थोड़ा सा इक्विटी इन्फ्यूजन करके देन दे रीसेल इट, राइट। सो दिस इज अ बिजनेस। सो इस बिजनेस में 360 करोड़ का कंपनी पैट कर रही है एंड दिस बिजनेस हैज ग्रोन एट अ CAGR ऑफ 18 to 20%। बट दिस इज अ काउंटर साइक्लिकल बिजनेस, मतलब ये बिजनेस तभी अच्छा करता है जब इकोनॉमी खराब करती है, और ये बिजनेस तब खराब करता है जब इकोनॉमी अच्छा करती है, तब माने ग्रोथ फ्लैट हो जाती है। तो आई थिंक Q1 ऑफ FY25 में RBI ने शायद से बैन लगाया था कि दे कांट एक्वायर न्यू एसेट्स, मतलब तो अभी ये लोग यहाँ पे जो रिटेल लोन्स हैं उन पे फोकस कर रहे हैं, उनको अक्वायर करके दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ रिकवर द लोन्स एंड मेक द मनी ओवर देन। फिर एनबीएफसी बिजनेस है, जिसके अंदर जहां से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी ईडलवाइज की। अगर आप ईडलवाइज की हिस्ट्री देखते हैं तो 2014 से 17 में ईडलवाइज वाज वन ऑफ द सुपर परफॉर्मर स्टॉक्स। एक्चुअली मेरे को ऐसा क्यों याद है, बिकॉज ईडलवाइज मैं भी एक टाइम पे ओन करता था 2016-17 में। तो इट वाज वन ऑफ द गुड परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन 2014 to 17, राइट। बट यहाँ पे होलसेल एनबीएफसी का एक्सपोजर था, सो दे वर गिविंग बेसिकली बुलेट लोन्स फॉर होलसेल लेंडिंग, माने जहाँ पे बड़े बड़े जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनको लोन देते थे। एंड अगेन व्हेन इट कम्स टू लेंडिंग, एक रियल एस्टेट एक साइक्लिकल सेक्टर है, एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू आर गिविंग होलसेल लोन्स, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी भी अगर एक भी लोन खराब हुआ तो ओवरऑल प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे इनको प्रॉब्लम हुई एंड अभी ये इसको पिवट कर रहे हैं। तो ये होलसेल लोन से कहाँ जा रहे हैं, देर गोइंग मोर होलसेल लोन बुक इन्होंने ये माइंड डाउन कर रहे हैं। तो होलसेल लोन से जा रहे हैं टुवर्ड्स SME लोन्स, MSME लोन्स एंड टू द रिटेल लोन्स।
फिर हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस है विच इज द नीडो होम फाइनेंस करके इनका एक बिजनेस है, तो यहाँ पे होम फाइनेंसिंग कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज अ बिजनेस विच यहाँ पे 832 करोड़ का इक्विटी है, राइट। सो इसको हम नेटवर्थ पे वैल्यू करेंगे, एनबीएफसी को भी नेटवर्थ पे वैल्यू करेंगे। फिर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है जो 2027 में ब्रेक इवन होना चाहिए, तो अगेन यहाँ पे ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम होता है, तो जहाँ पे मोटर इंश्योरेंस में कंपनी काफी अग्रेसिवली काम कर रही है, तो अगेन जनरल इंश्योरेंस इज अ बिजनेस एंड लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है जो कंपनी ने 2011 में ईडलवाइज टोक्यो नाम से स्टार्ट करा था। तो टोक्यो करके जो एक जापानीज कंपनी है उसके साथ जॉइंट वेंचर में द कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट करा था, यहाँ पे इनका 80% और स्टेक है। तो व्हाट आई डू इज दैट हम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस को इनके वैल्यू करेंगे, एंड जब हम वैल्यू करेंगे एंड में आके हम ये भी देखेंगे कि कंपनी का ओवरऑल पैट कितना किस अंडरलाइंग बिजनेस का है, एंड कंसोलिडेटेड पैट कंपनी कैसे देख सकती है, एंड हाउ टू असेस दीज बिजनेसेस वेल, राइट। तो हम हर एक यूनिट ऑफ बिजनेस को कैसे असेस कर सकते हैं, एंड कंपनी की जो नेट डेट भी है उसका भी मैं एंड में आके एक डिस्कशन करूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस में कंपनी का क्या नेट डेट चल रहा है। जैसे कॉर्पोरेट पे ऑलरेडी 6350 करोड़ का डेट है जो 8600 करोड़ से घट के आया है, तो उसको भी हम वैल्यू करेंगे। तो पहले तो ईडलवाइज हमने इंट्रो ऑफ द वीडियो में देखा कि ईडलवाइज स्कैन कैसे हो रहा है, तो हम स्टॉक स्कैन्स में यहाँ पे एक बल्क एंड ब्लॉक डील्स करके स्कैन होता है, तो उसके अंदर ईडलवाइज आ रहे हैं जहाँ पे हमें दो जो सुपर इन्वेस्टर्स का नाम दिखते हैं, जैसे हमने इंट्रो में देखा एक सुनील सिंघानिया जी का फंड का नाम आता है उसमें, एंड एक विकास खिमानी जी का नाम आता है, तो यहाँ पे आता है। एंड स्टॉक स्कैन्स में क्या है कि कोई भी अगर स्कैन्स कहीं पे 4-5 जगह स्कैन हो रहेगा तो आपको प्री बिल्ड स्कैन्स में दिख जाएगा कि ये स्टॉक बहुत सारे स्कैन्स के अंदर आ रहे हैं। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, एज अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप व्हाट वी हैव डन इज दैट वी रियलाइज कि एक रिटेल इन्वेस्टर या किसी भी इन्वेस्टर के पास इन जनरल टाइम इज समथिंग दैट इज लिमिटेड। तो टाइम की लिमिटेशन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व करने की कोशिश करी है कि वेन एवर यू रिसर्चिंग अ सेक्टर, इफ यू स्टार्ट यूजिंग AI विद इट, देन आपका एक काफी अच्छा बेस बन सकता है एंड आप काफी क्विकली सेक्टर्स और कंपनीज पे रिसर्च कर सकते हैं। So, as a part of the SOIC membership, we have recently added a new bonus that is a SOIC AI investing course, जिसके अंदर 5 such detailed classes हैं, which teach you about how to use LLM from scratch till the advanced level. You will be able to learn how to make valuation model of companies, technicals कैसे कर सकते हैं कंपनीज के, यहाँ तक आप ये भी सीख पाएंगे कि एक कंपनी की वैल्यू चेन को हम कैसे समझें, एंड फाइनली हाउ यू कैन इवन चेक कि वेदर द मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक और नॉट, क्या मैनेजमेंट वो अपने प्रोमिस पे डिलीवर कर रही है या नहीं कर रही, राइट। बट AI यूज करने से पहले आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस जरूर बिल्ड करना पड़ेगा। आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जैसी चीजें अपने पास समझ आनी चाहिए, एंड डिफरेंट सेक्टर्स को कैसे एनालाइज करें वो आपको समझना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स दैट इज एडवांस क्लास ऑन हाउ टू यूज AI फॉर इन्वेस्टिंग, एंड साथ साथ एक बेस कैसे बिल्ड करें ऑफ फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ऑल्सो ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स are included in one of the most complete courses in investing in India, that is the SOIC membership. You can use a limited coupon code that is SOIC AI10 because that includes the bonus of SOIC AI Investing Masterclass as a part of the SOIC membership. The coupon is valid for the next 1 week and the link to register is there in the description box below. With this, let's go back to the video. Now let's go towards the sum of the parts valuation for Edelweiss. So now let's focus and let me teach you this activity in a very simple and method wise way, right? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि Edelweiss का एक बिजनेस है ऑल्ट्स एसेट मैनेजमेंट का, तो ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है जहाँ पे यील्ड ज्यादा है म्यूचुअल फंड के बिजनेस से, माने यहाँ पे फी इनकम ज्यादा बनती है। जैसे अगर म्यूचुअल फंड में आपके पास 100 रुपीज का AUM है, तो फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे अगर आपकी एक्सपेंस रेशियो मैक्स टू मैक्स 70-80 बिप्स होती है, 0.7-0.8%। Whereas when it comes to alternative asset management या ऑल्ट्स की जब हम बात करते हैं तो आपकी एक्सपेंस रेशियो कुड इवन बी डबल दैट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट बिजनेस जो काफी सारी कंपनीज इन द वर्ल्ड कर रही हैं, चाहे अपोलो ग्लोबल हो या ब्लैक रॉक हो, तो इस बिजनेस में ईडलवाइस का 230 करोड़ के आसपास का पैट है। तो आई थिंक इन्होंने एम्बिट का भी एक फंड अक्वायर करा था 2016 में, एंड इस बिजनेस को हमने थोड़ा अग्रेसिव होकर 30 टाइम्स का पी रेशियो दिया, राइट। तो हमने देखा नुवामा को 20 की पी रेशियो मिल रही है इस टाइम पे 2022 की, एंड हमने देखा कि ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट को हम थोड़ा सा एक अग्रेसिव पी मल्टीपल देते हैं, तो हमने यहाँ पे 30 टाइम्स का पी मल्टीपल दिया, जस्ट टू बी ऑन अ मोर अग्रेसिव साइड की कंपनी का IPO भी आ सकता है जिसमें 15-20% ये लोग स्टेक सेल करेंगे। दिस IPO कुड कम पोटेंशियली बाय Q1 of FY27 ऑफ द ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट बिजनेस। तो ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट बिजनेस को 6900 करोड़ का हमारे हिसाब से मार्केट कैप मिलना चाहिए,
राइट। इसमें 100% ओनरशिप होगी ईडलवाइस की इस टाइम पे, बट अगेन एस्क्राइब वैल्यू 6900 करोड़ की थी। बाद में ईडलवाइस 15 to 20% इसमें से सेल करके कॉर्पोरेट डेट को रीपे करेगा, जो हमने 6350 करोड़ की कॉर्पोरेट डेट देखी थी। देन सेकेंड बिजनेस आता है हमारा म्यूचुअल फंड बिजनेस। अब यहाँ म्यूचुअल फंड बिजनेस में आपको क्या याद रखना है कि कंपनी ने मतलब अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो म्यूचुअल फंड बिजनेस में कंपनी का 1,52,000 करोड़ का AUM है। एंड ये जो 1,52,000 करोड़ का AUM है, इसमें से अगर आप बाइफर्केशन देखेंगे तो इक्विटी का AUM देखते हैं, इनका 72,600 करोड़ का है, डेट का AUM 79,600 करोड़ का है। तो व्हाट वी हैव डन इज दैट कि जो इनका बेसिकली डेट का AUM है उसको हमने वैल्यू करा है, एंड साथ साथ जो इक्विटी का AUM है उसको वैल्यू करा है। तो जो कंपनी का डेट का AUM है, हमने 1% ऑफ द AUM पे आई थिंक वेस्टब्रिज ने वैल्यू करवाएगा कि 1% ऑफ AUM की वैल्यूएशन दी, एंड इक्विटी के AUM को 3% की वैल्यूएशन दी। तो इक्विटी को यूजुअली 6% to 8% भी मिलता है, बट आई थिंक जो वेस्ट ब्रिज है शायद से उन्होंने ओवरऑल इनका जो AUM है उसको 2% का वैल्यू दिया है। तो 3000 करोड़ की वैल्यूएशन पे वेस्ट ब्रिज ने कंपनी का 15% खरीदा अभी। तो आप यहाँ देखेंगे तो वेस्ट ब्रिज ने 450 करोड़ के आसपास का स्टेक लिया 15% में, विच मीन्स कि बेसिकली जो ईडलवाइज है उसके लिए क्या वैल्यू होगी। तो व्हेन इट कम्स टू अबाउट वैल्यू टू ईडलवाइज तो 2550 करोड़ की हुई। यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं इक्विटी की, तो बाकी अगर पियर्स हैं तो HDFC AMC इज द मोस्ट एक्सपेंसिवली वैल्यूड 15% पे, निप्पॉन 9% है, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC 6% है, और UTI AMC 5% है, राइट। तो यहाँ पे हमने वैल्यू करा वेस्ट ब्रिज ने 2% के आसपास, एंड यहाँ पे 3000 करोड़ की वैल्यूएशन बिठा दी उन्होंने, राइट। दे बॉट 450 करोड़ ऑफ द कंपनी। देन एसिड रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस है, तो एसिड रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस जो है कंपनी का, तो हम ये वाला जो देखते हैं इस टाइम, तो एसिड रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस 385 करोड़ का पैट कर रहा है। तो इस पर हमने 12 टाइम्स का P मल्टीपल दिया बिकॉज एक काउंटर साइक्लिकल बिजनेस है, एंड ईडलवाइज का 61% स्टेक है, बाकी आई थिंक कनेडियन पेंशन अथॉरिटी का है। तो यहाँ पे ईडलवाइज का जो वैल्यूएशन हुआ इसमें 2818 करोड़ का हुआ। देन NBFC बिजनेस है जो इनका ओके बिजनेस है, तो NBFC बिजनेस से ही सारी प्रॉब्लम चालू होती है, तो इसको हमने 1 टाइम्स बुक पे वैल्यू करा। आज 2124 करोड़ की बुक वैल्यू है, बाकी पियर्स का तो वैल्यूएशन बहुत हाई रहता है, बट इसको हमने 1 टाइम पे करा क्योंकि यहाँ पे पास्ट में प्रॉब्लम्स काफ़ी रही हैं, तो अभी ROE नहीं बन रहा है इस बिजनेस में। तो हमने यहाँ पे 2124 करोड़ का 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पे वैल्यू करके यहाँ पे 2124 करोड़ डाल दिया। हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस जो है इनका, उसके जो पियर्स हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में, वहाँ पे 3 to 4 टाइम्स प्राइस टू बुक भी मिल रहा है ईडलवाइज के पियर्स को। इफ यू जस्ट लुक एट द पियर्स, तो पियर्स को ज़्यादा हाई वैल्यूएशन मिल रही है इस टाइम पे, 4.5 टाइम्स, 3.9 टाइम्स, 2.9 टाइम्स, दैट इज आवास, एप्टस, होम फर्स्ट। बट पियर्स के NNPA भी बेटर है, GNPA भी बेटर है, एंड पियर्स का रिटर्न रेशियोज भी बेटर है। तो हमने ईडलवाइज को क्या करा, यहाँ पे 1.5 टाइम्स के आसपास बुक वैल्यू पे वैल्यू करा, राइट। तो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस को आपके सामने यहाँ पे हम इसको वैल्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि नेटवर्थ कंपनी की 832 करोड़ की इक्विटी है कंपनी में, देन हमने 1.5 टाइम से वैल्यू करके व्हाट वी डिड इज दैट कि हमने कंपनी को 1242 करोड़ के आसपास हमने वैल्यूएशन दी, दैट इज ऑन द हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस। नाउ कमिंग टू द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। अब जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में ईडलवाइज लॉसेस में, अब देखिए यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट है। दो स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं कि आज इनका जनरल इंश्योरेंस बिजनेस और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, तो आप इन बिजनेसेस को वैल्यू ही कैसे करेंगे। तो काफी लोगों को लगता है सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन में आपको हर चीज को वैल्यू करना है, बट समटाइम्स द वैल्यू कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। बट मैं आपको फिर भी एक कॉन्स्ट्रक्टिव मैथ दिखाने के लिए फिर भी मैं यहाँ पे वैल्यू करूंगा। Whereas sometimes you can even choose to give it a zero value if you think वहाँ पे ब्रेक इवन होने में 2-3 साल लगेंगे। पर हमने क्या करा, जनरल इंश्योरेंस में कंपनी के पियर्स देखे, एंड क्योंकि ये कंपनी अभी लॉसेज में है तो हमने इसको बुक वैल्यू पे वैल्यू कर लिया, राइट। तो अगेन जनरल इंश्योरेंस में हमने कंपनी लॉसेज में है तो बुक वैल्यू पे वैल्यू कर लिया। सो आई थिंक ये ईडलवाइज जनरल इंश्योरेंस है, यहाँ पे सॉरी होम फाइनेंस लिखा हुआ है, तो ईडलवाइज जनरल इंश्योरेंस है। इस बिजनेस को हमने बेसिकली कंपनी का जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू पे लेके हमने यहाँ पे वैल्यू कर दिया। तो कंपनी का बुक वैल्यू 373 करोड़ है, तो हमने 1 टाइम्स का बुक वैल्यू दे दिया यहाँ पे, तो नेटवर्थ पे वैल्यू करा। फिर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को हम एम्बेडेड वैल्यू पे वैल्यू करते हैं। तो एम्बेडेड वैल्यू क्या होता है, इनकी जो भी फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज होते हैं या फ्यूचर एक्सपेक्टेड आपका जो भी पॉलिसी का प्रीमियम माइनस रिस्क और सब कुछ डिस्काउंट करके हम प्रेजेंट में लाते हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में एम्बेडेड वैल्यू आती है। तो एम्बेडेड वैल्यू इज नथिंग फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बट इट्स बुक वैल्यू। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस में हम रिटर्न ऑन इक्विटी की जगह रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू देखते हैं, राइट। तो वो स्क्रीनर पे या फिर स्टॉक स्कैन्स पे बैलेंस शीट पे नेटवर्थ, यहाँ पे नेटवर्थ नहीं होती, लाइफ इंश्योरेंस में एम्बेडेड वैल्यू होती है जो आपको इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने 1 टाइम्स के एम्बेडेड वैल्यू पे वैल्यू करा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को, राइट। तो
लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का जो वैल्यूएशन है 2186 करोड़ का बैठता है, ईडलवाइज का 80% ओनरशिप है, तो इस पे अस्क्राइब वैल्यू हमारी 1748 करोड़ की जाती है। तो व्हाट वी हैव डन नाउ इज दैट कि हमने डिफरेंट सम ऑफ द पार्ट्स को ईडलवाइज के यहाँ पे वैल्यू कर लिया, राइट। तो हम अगर सारे सम ऑफ द पार्ट्स को ऐड करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस का भी कई लोग पूछेंगे तो आपने वन टाइम्स क्यों लिया, बिकॉज सम ऑफ द अदर कंपनीज आर डूइंग ऑलरेडी गुड प्रॉफिट्स एंड सम ऑफ द अदर कंपनीज आर ऑलरेडी हैव ब्रोकन इवन। तो यहाँ पे 2011 में ईडलवाइज का लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट हुआ था, ईडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। 2011 में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, ईडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। एंड नाउ द थिंग टू रिमेंबर इज ये बिजनेस क्योंकि 2011 में स्टार्ट हुआ था तो इट टेक्स लाइक 12-13 ईयर्स टू ब्रेक इवन। तो यहाँ पे 27 में बात करें कि बिजनेस को ब्रेक इवन, Q4 में ब्रेक इवन हो गया था, पर Q4 बेस्ट होता है फाइनेंसियर्स के लिए, लाइफ इंश्योरेंस वालों के लिए। तो एम्बेडेड वैल्यू पे वैल्यू करते हैं, बाकी सबको 2-3 टाइम्स का मिल रहा है। तो नाउ ज्वाइनिंग द सम ऑफ द पार्ट्स, नाउ दिस इज अ फन पार्ट, राइट। तो सारे पार्ट्स को हमने यील्ड वाइज के ऐड कर दिया, तो हमारे पास यील्ड वाइज का जो मार्केट कैप आता है दैट कम्स टू 17,726 करोड़। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक नीचे एक रो और इंसर्ट कर देता हूँ, एक और रो इंसर्ट करके हम कहते हैं कि यील्ड वाइज के शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, दैट इज शेयर्स आउटस्टैंडिंग, राइट। तो यहाँ पे मैं शेयर्स आउटस्टैंडिंग का एक नंबर लिख लेता हूँ, ये कितना आता है, एंड दैट इज पर वैल्यू क्या बेसिकली हमारी इसमें इसमें वैल्यू बननी है, हम देखते हैं। तो पर वैल्यू देखते हैं, तो पर वैल्यू ऑफ शेयर देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है, एंड होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट लेके देन सी लेट्स सी कि व्हाट्स द वैल्यू पर शेयर। तो हम ये एसओटीपी वैल्यूएशन करें, हम सारे सम ऑफ द पार्ट्स को ज्वाइन करें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को लेके। तो लेट मी जस्ट गो टू देयर एनुअल रिपोर्ट्स, आई विल जस्ट टेक आउट द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे 94.6 करोड़ आर द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच आर आउटस्टैंडिंग, राइट। एंड नाउ व्हाट विल डू इज दैट हम 17,756 करोड़ को 94.6 करोड़ से डिवाइड कर देंगे। तो द मोमेंट वी डिवाइड तो हमें दिखता है कि इनके सम ऑफ द पार्ट्स को अगर हम वैल्यू करते हैं तो इट कम्स टू 187 रुपीज पर, लाइक 188 रुपीज पर शेयर के आसपास ये आंसर आता है, राइट। तो इतना कंपनी का वैल्यू है। बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट का। अब होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट को समझना क्यों जरूरी है, बिकॉज ईडलवाइज के अंदर ये 7 बिजनेसेस हैं, तो 7 बिजनेसेस में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती है, राइट। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती है तो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट हमने 50% का दिया, तो 17,756 करोड़ को अगर हम 50% से डिस्काउंट देते हैं, यूजली होल्डिंग कंपनी स्ट्रेट एट डिस्काउंट, तो देन द मार्केट कैप कम्स टू 8,878 करोड़। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड 8,878 करोड़ 94.6। तो कंपनी को अगर आप 50% का होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट देते हैं, देन कंपनी का जो लाइक अगर आज के बेसिस पे करंट बिजनेस पे 94 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर बैठता है, राइट। सो आई थिंक आज 110-115 का मार्केट में शायद से चल रहा है। तो दिस इज द वैल्यूएशन एक्सरसाइज। बट some of these investors who have participated in the bulk deal or bought the business or are at least very smart, right? तो why would they still buy of a company जहाँ पे होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट लगा के, देखो हमें नहीं समझ आता, सबको होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट समझ आता है, कि why they still have participated। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या रीजंस हो सकते हैं। So these investors are not thinking about कि what is Edelweiss today, they are thinking about what Edelweiss could be in FY28। तो FY28 में अगर ये ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस सपोज करते हैं, इसमें 400 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, राइट। तो वो एक पॉसिबिलिटी है। म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है वहां पे अगर इक्विटी AUM बढ़ते जाता है, अगर इक्विटी AUM आज 79,000 करोड़ का डबल हो गए 1,60,000 करोड़ का हो जाता है, तो इक्विटी AUM ही 5,000 करोड़ पे वैल्यू हो सकता है। तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस की भी जो वैल्यूएशन है 7,000 ऑट करोड़ के आसपास जा सकती है, राइट। देन एसिड रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस शायद से अगेन अगर डाउन साइकिल नहीं आता तो हम सिमिलर मान के चलते 400 करोड़ के पैट पे आप वैल्यू कर सकते हैं। NBFC बिजनेस को भी 1 टाइम्स और 1.5 टाइम्स ही कीजिए, ज्यादा ना मत सोचिए। और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में शायद से ब्रेक इवन हो जाए, राइट। सो व्हाट दीज इन्वेस्टर्स आर थिंकिंग कि FY28 में, सो दिस इज अ वैल्यूएशन एक्सरसाइज दैट आई विल लीव इट टू यू, कि FY28 में या 3-4 ईयर्स डाउन द लाइन ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट बिजनेस अगर 400 करोड़ का प्रॉफिट करने लग गया, अगर म्यूचुअल फंड बिजनेस का 7-8,000 करोड़ का मार्केट कैप बन गया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन का पैट अगर 400 करोड़ प्लस हो जाता है, और अगर NBFC बिजनेस की बुक वैल्यू 2500 करोड़ भी हो जाती है विद हाउसिंग फाइनेंस का बुक वैल्यू डबलिंग बिकॉज इट एट अ स्मॉल बेस, एंड अगर जेलन इंश्योरेंस बिजनेस और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ब्रेक इवन हो जाता है, तो देन दे विल हैव अ क्लियर पाथ कि कंपनी का जो शायद से नेट आउटस्टैंडिंग वैल्यू जो आज हमने एसओटीपी में कैलकुलेट करा, दिस माइट डबल, नहीं तो शायद से ये 33 to 34,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप शायद से लाइक एसओटीपी वैल्यूएशन आ सकता है। देन जिसको फिर जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा शायद से आंसर कुछ और आए।
बट क्या वो होएगा या नहीं होएगा, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू ट्रैक इन बिजनेसेस। तो यही एसओटीपी वैल्यूएशन का पर्पस है, एंड पूरी की पूरी मैंने आपके साथ एसओटीपी एक्सरसाइज करी। अभी मैंने ज्यादा डेट की बात नहीं करी। कंपनी में कॉर्पोरेट लेवल पे 6300 करोड़ का डेट भी है, जो कंपनी डी लेवरेजिंग कर रही है बाय सेलिंग सम ऑफ द पार्ट्स। जैसे ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट का आई थिंक FY 27 के Q1 के अंदर IPO आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो ट्रिगर्स हैं, तो आपके साथ वो भी लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या ट्रिगर्स कंपनी के हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ट्रिगर्स बनते हैं कि Q1 ऑफ FY 27 तक ऑल्टरनेटिव एसेट का IPO आ जाएगा। म्यूचुअल फंड बिजनेस में दे सोल्ड देयर स्टेक टू वेस्टब्रिज, राइट। देन बिकॉज अगर इन्होंने स्टेक सेल करे वेस्टब्रिज को, तो यहाँ पे डीमर्जर हो सकते हैं, जैसे नुवामा में हुआ था। इन एसिड रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस काउंटर सिक्लिकल बिजनेस है, बिकॉज इट डज वेल जब लोन्स ज्यादा खराब होते हैं, बट अभी लोन्स ठीक ठीक खराब हो रहे थे, खराब नहीं हो रहे। रिटेल लेंडिंग बिजनेस और को लेंडिंग बिजनेस बढ़ाने की बात करें एनबीएफसी में, और एसएमई लेंडिंग बिजनेस की बात ज्यादा कर रहे हैं। वी हैव टू सी कि वहाँ पे एनपीएस कैसे आते हैं, बिकॉज हिस्टोरिकली द लेंडिंग हैजंट बीन गुड। तो इसको वन टाइम से प्राइस टू बुक देना ज्यादा मुश्किल है। हाउसिंग फाइनेंस में आरओई इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, और जनरल इंश्योरेंस में FY 27 ब्रेक इवन की बात हो रही है। So in a nutshell, when I look at this business, so this is not a business which is to be, which is I think today might be at a very deep discount at an SOTP part holding company discount के बाद। I think this is a business जहाँ पे FY 27, 28, 29 का सोचना पड़ेगा, जहाँ पे ये दिन के जो डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स हैं, जो 7 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, दे स्टार्ट मेच्योरिंग, ब्रेकिंग इवन, और दे स्टार्ट डीमर्जिंग और सेपरेटिंग और गेट सेपरेटली IPO'd. So that is some of the thought process which I think some of these super investors might have, because generally they have a lot of patience. But yes, this is the risk, and this is how we do SOTP valuation. As a standard disclaimer, I'm not invested in the company. My idea of doing this exercise is to help you understand what is SOTP valuations. With this, let's go towards the conclusion of the video. So in conclusion of this video, हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? पहले हमने सीखा कि एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट क्या होता है, और होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट और कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट यूज करके आप एसओटीपी वैल्यूएशन क्या है, कैसे कर सकते हैं। हमने केक का एग्जांपल देखा, इस्मॉइल अरोड़ा कॉर्पोरेशन का एग्जांपल देखा, एंड फाइनली हमने ईडलवाइज का आगे एक एसओटीपी वैल्यूएशन एनालिसिस करा, जिसकी शीट मैंने आपके साथ कमेंट्स में शेयर कर दी है। एंड सी प्योर पर्पज इज कि सी बिजनेस इज एन इवॉल्विंग इमेज। तो अगर ये इवॉल्विंग मूवी रहती है और नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में इन कंपनी के ये जितने भी पार्ट्स अगर ग्रो करते रहते हैं, तो वैल्यूएशन नंबर विल ऑल्सो चेंज। तो आप इस शीट को यूज कर सकते हैं to value Edelweiss at different points of time. If you love this, do drop a hell yes in the comment section below. And with this, I'll see you in the next business analysis of SOIC. Next 2-3 इंडस्ट्री एनालिसिस में आपके साथ पहले ही शेयर कर देता हूँ मैं कौन से करने वाले हैं। एक तो हम एरोस्पेस प्रिसिजन पार्ट्स पे करेंगे, एक हम लोग सोच रहे हैं सोलर पंप्स या स्मार्ट मीटर पे करेंगे, और एक हम जो आपके एयरपोर्ट्स ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर वीडियो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। होपफुली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ SOIC। जय हिंद।